नमस्कार दोस्तों 24 घंटे पहले ही मौजूदा सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया और आंकड़ा जारी करके बताया कि इस भारत देश के भीतर जो खुदरा दर महंगाई है वो सबसे कम हो गई है इस वक्त। यानी बीते 5 सालों के भीतर जिस भी दौर में आपने जो कोई भी महंगाई इस देश के भीतर देखी हो वो मौजूदा समय में वो महंगाई सबसे कम होकर के 3.5% पर आकर के अटक गई है। आपको इस बात पर भरोसा हुआ, आप उठे, आप बाजार पहुंचे, आपने आलू प्याज खरीदा, टमाटर खरीदा, हरी सब्जियां खरीदी, दाल खरीदा, तेल खरीदा, गेहूं चावल खरीदा, मैदा खरीदा, आटा खरीदा। आपको भरोसा हुआ महंगाई दर बीते 5 सालों में सबसे कम। आप कहिएगा भरोसा इस पे होता नहीं है। पिछले दिनों जब अंबानी के परिवार में विवाह उत्सव चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन उसमें शामिल होने पहुंचे उसी दिन महाराष्ट्र के भीतर उनको एक जगह सार्वजनिक रैली को संबोधित करना था। उन्होंने एक जानकारी दी उस संबोधन के दौरान कि सरकार ने 9 करोड़ रोजगार दिए हैं और ये आंकड़ा किसी दूसरे का नहीं है बल्कि आरबीआई के है। यानी ये कहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोदी जी को जानकारी दी, नरेंद्र मोदी को जानकारी दी कि 9 करोड़ रोजगार जब मोदी सत्ता रही तो उस दौर में दी गई। अब हम एक अकेले नहीं, इस देश के भारत के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पड़ताल में जुट गई कि इतनी नौकरियां कहां गई, किसको मिला, किसी को नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री खुद अगर कहते हैं तो आपको तो मानना ही होगा। इतना ही नहीं, नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा सरकार ने बड़े लंबे चौड़े विज्ञापन छाप दिए। कई जगहों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान भी कहा कि इस भारत देश के भीतर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। यानी ये कहे कि अब वो गरीब रहे ही नहीं। इस भारत देश के भीतर गरीबों की संख्या बढ़ी है या फिर 25 करोड़ कम हो गई है, नीति आयोग कहती है, कभी आरबीआई कह रही है, कभी मौजूदा सरकार के मंत्रालय के भीतर से निकला हुआ कोई डाटा कह देता है। तो फिर न इस दौर में महंगाई, न बेरोजगारी, न गरीबी, एक शानदार भारत इस दौर में इस जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। यानी ये कहे कि इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहां पर हैं। अगर ये बात पे तब्दीस करे तो क्या वाकई ये इतने मशहूर हो चुके हैं कि उन्होंने 15 अगस्त से जो भाषण देना है, 15 अगस्त को जो लाल किले से, उसी बात की तैयारी कर रहे हैं। इस दौर में संसद के भीतर और बाहर जिसने भी निशाना विपक्ष पे साधा, राहुल गांधी पे साधा, नेता प्रतिपक्ष पे साधा, और ये सवाल केवल मंत्रालय और मंत्री तक ही नहीं सीमित रहा बल्कि इस देश के नौकरशाही के ब्यूरोक्रेट्स के भीतर भी ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा कि आखिरकार सच कह कौन रहा है। और देखिए परिस्थितियां धीरे धीरे करके आगे निकलते निकलते ऐसी स्थिति में आकर खड़ी हो गई कि कल तक जिन बातों का जिक्र किया जाता था कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी और ईडी पूछताछ करेगी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हो सकता है गिरफ्तारी भी कर ले, वो फाइल तैयार कर रही है, फाइल बना रही है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है इसकी ईडी के अधिकारियों के भीतर ही बहुत मोटी मोटी रेखाएं खींची जाने लगी और कहा यह जाने लगा कि जिस लिए ईडी को बनाया गया और जिन जगहों से आर्थिक अपराध हो रहे हैं उन जगहों के ऊपर ईडी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अब सवाल उठता है कि ईडी के डायरेक्टर, चेयरमैन या सर्वोसर्वा जो भी व्यक्ति होंगे जो प्रधानमंत्री के निर्देश के ऊपर चले तो वो अकेले तो चले नहीं जाएंगे। अधिकारियों की एक फौज उसमें काम करेगी, बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी पूछताछ करेंगे और कहीं पर भी रेड मारनी हो या किसी की गिरफ्तारी करनी हो कोई अकेले व्यक्ति तो निकलता नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि इस दौर में ऐसा क्या कुछ हो गया कि ईडी को उस फाइल को दोबारा से बंद करना पड़ गया और ईडी के नौकरशाही के भीतर बहुत सारे सवाल मौजूदा वक्त में फुसफुसाहट से निकलते हुए तेज तेज बाहर तक सुनाई देने लगा। आखिर क्या अधिकारी भी इस बात को समझने लगे जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। और सेबी के भीतर भी अब बीते 2 दिनों के भीतर से आप एक सवाल बहुत बड़ा होते चला गया है कि आखिर सेबी का जो काम है हमारे देश के भीतर और सेबी के जो साख है, जो पहचान है और सेबी की जो इस दौर में पहचान है ना, वो सारी परिस्थितियां एक एक करके इस दौर में गायब हो रही है। तो इसके पीछे जिम्मेदार होगा कौन? और जब शेयर बाजार, शेयर मार्केट मैनिपुलेशन का अड्डा बन जाएगा तो फिर ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके रिश्ते सेबी से हों या फिर सेबी के संभालने वाले नौकरशाही के हाथों से हो या फिर ये कहे कि इस भारत देश के सत्ता से हो तो काम तो वही करेंगे।
लेकिन सवाल उठता है कि इन सारे परिस्थितियों के भीतर एक सवाल यह भी उठता है कि मौजूदा सरकार आखिर जिस आंकड़ा को रखती है इस भारत देश के सामने, ये बताने भर के लिए, ये दिखाने भर के लिए कि देखिए हम एक शानदार भारत बना रहे हैं, उस पर किसी का भरोसा होता क्यों नहीं इस दौर में? आखिर नौकरशाही भी, ब्यूरोक्रेट्स भी इस दौर में दम क्यों तोड़ रहे हैं, इस बात को जानते समझते हुए कि अभी भी वही सरकार है जो बीते 10 वर्षों से थी? सवाल उठता है, केवल इतना भर नहीं, सवाल तो कई कदम आगे बढ़ गया है। यानी ये कहे कि मीडिया पत्रकार के भीतर भी इस बात को लेकर के काफी फुसफुसाहट है कि इस दौर में मीडिया पत्रकार के टीवी स्क्रीन पर रेंगने वाले चेहरे कोई देखना चाहता नहीं है जो बीते 10 साल से देखे जा रहे थे। यानी ये कहे कि जिन खबरों से मीडिया पत्रकार 10 वर्षों से अपने टीवी स्क्रीन पे दिखाते रहे और सत्ता अनुकूल होकर के ढोल पीटते रहे, अब उसको भी कोई देखना नहीं चाहता, व्यूअरशिप लगातार कम होते जा रही है, तो असल खबर और असल छवि तो कहां पर है? क्या उसको इस दौर में टटोला जाए, समझा जाए, खोजा जाए? दरअसल मीडिया की पूरी पहल इस देश की भीतर की उस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को अब सामने लेकर के आती है जो इस बात को बताने लगे कि इस देश के भीतर एक बदलाव की कहीं न कहीं थिरकन महसूस होने लगी है। यानी ये कहे कि सवाल कांग्रेस का नहीं, सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सवाल इंडिया का नहीं, सवाल एनडीए का नहीं, सवाल तो यह है कि अगर ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर नए तरीके से बन चुकी है जहां पर आम लोगों की प्रतिक्रिया है जो मौजूदा सरकार परोस रही है वो सच नहीं है, जो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष कह रही है सरकार को उसे सुनना चाहिए, जिन आवाजों के साथ जो सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार को इस बात की जवाब देनी चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार अपनी मनमर्जी पर है तो उसको बताए, दिखाए, समझाए कौन? खुद की साख लुटाए कौन? तो सवाल उठता है कि शायद यही परिस्थिति है जो मौजूदा देश के भीतर पहली बार इस रूप में अंगराई लेने लगी है, जहां पर इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र की खंभों के तौर पर, पिलर के तौर पर तमाम संस्थानों को ऐसा लगने लगा है कि अगर इस देश का नागरिक, आम नागरिक ये सोचने लगा कि परिवर्तन होना चाहिए, तो सवाल केवल इतना भर नहीं है कि सवाल 2024 का चुनाव बीत गया, इसके बाद राजेंद्र राज चुनाव होने हैं। दरअसल ये परिवर्तन एक तरह से उन तमाम संस्थानों के ऊपर दबाव के तौर पर भी होता है और वहीं दूसरी तरफ उन संस्थानों के क्रेडिबिलिटी या फिर उनके साख के खत्म होने से भी जाकर जुड़ जाता है। और इन्हीं दोनों परिस्थितियों के मद्देनजर आज हम और आप दोनों लोग जंग करते हैं। लेकिन इस बात पे चर्चा करने से पहले देखते हैं कि मीडिया की फुसफुसाहट, मीडिया लगातार सोच रहा है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कब सामने बैठे और कहे और बताए कि दरअसल इस देश में शेयर बाजार के भीतर कितना बड़ा स्कैम हो गया, कितना बड़ा घोटाला हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हो गई। कांग्रेस ने बड़ी बैठक कर डाली, महासचिव को बुलाया, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया, जो राज्य के प्रभारी है सबको बुला लिया। करीब करीब कहे तो हाफ सेंचुरी से ज्यादा, करीब 56 लोगों की मौजूदगी, और उन सब के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से क्यों मीडिया ये सुनना चाहती है कि आखिर इस भारत देश के भीतर में कौन से घपले घोटाले मौजूदा वक्त में हो रहे हैं, आप कहिए तो जरूर। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात को क्या समझ गए हैं? क्योंकि इस भारत देश के भीतर की जो परिवर्तन शैली है वह धीरे धीरे करके हर किसी के ऊपर दबाव बना रही है। लेकिन आइए पहले एक छवि देखिए थोड़ा सा। दरअसल ये मीडिया के भीतर की उस हुलमुलाहट की है। अगर मीडिया के भीतर राहुल गांधी भी नहीं कुछ कहा तो फिर वो क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि क्रेडिबिलिटी की बात है, साख जहां पर भी है उसके जरिए निकले हुए शब्द मायने रखते हैं, बाकी कुछ तो फरेब हो जाते हैं। तो देखिए जरा। मना कर दिया जेपीसी साफ तौर पे जेपीसी हटाने का नाम सरकार मना कर रही है। क्या कहेंगे सर? जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है, कह रही है आप लोग बरकरार रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी है ये। क्या कहेंगे सर आप? मैं इस पे थोड़ा मतलब गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा। कोई भी इस दौर में कह सकता है कि कल तक तो राहुल गांधी को मीडिया दिखाना नहीं चाहता था, आज उसकी जरूरत राहुल गांधी कैसे हो गए?
वह भी उस मुद्दे को लेकर के जिस मुद्दे की गठगड़े में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। तो केवल वो चक्रव्यूह के आश्रय ही नहीं बल्कि उस नेक्सस के आश्रय भी, जिसके भीतर शेयर मार्केट के भीतर डूबने वाले पैसे जो आम नागरिकों के होते हैं, उसके जिम्मेदारी इस दौर में लेगा कौन। और सवाल उठता है कि इस तरीके से मीडिया पत्रकार की जरूरत उसके बाद बन करके पनपी जब एक बैठक हुई कांग्रेस के भीतर और उस बैठक के भीतर से भी चेयरमैन के इस्तीफे के जिक्र हुआ। उस बैठक के भीतर जो इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ जो शेयर मार्केट से लेकर के टैक्स तक को लेकर के जो धोखा हो रहा है, उस बात को लेकर के इस देश में जातिगत जनगणना और संविधान के मद्देनजर सवालों को किसानों के साथ एमएसपी कानूनी तौर पर कैसे जुड़ेगी, इस बात को लेकर के बहस हुई। आखिर अग्निवीर या अग्निपथ के सवाल को लेकर के होता है। इस देश के भीतर में होने वाले रेल दुर्घटनाओं को लेकर के भी सवाल हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जब मणिपुर की घटना हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठ गए। जब इस भारत देश के भीतर रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला बढ़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हो गए। जब इस भारत देश में अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों का जिक्र हुआ तो प्रधानमंत्री चुप रहे। जब शेयर मार्केट के घपले घोटाले का बात हो रहा है तो प्रधानमंत्री चुप हैं। तो क्या जब ऐसी क्राइसिस देश में आती है, ऐसा संकट आता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि उनका बोलना उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि बीते 10 वर्षों के भीतर उन्होंने जो कुछ भी कहा, जिस रूप में किया, जैसे भी किया, उसकी सही व्याख्या वही मीडिया पत्रकार कर रहा था जो चाहता था कि उनके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक नायक हमेशा घूमता रहे। अब उस नायक को मानने के लिए कोई इस दौर में तैयार नहीं तो फिर मीडिया पत्रकार क्या करे? उसको एक नायक की खोज है, इसीलिए वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लगातार सवाल कर रहा है मौजूदा वक्त में। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है मौजूदा समय में एक सवाल और होता है कि इस भारत देश के भीतर भी बीते 10 वर्षों के भीतर जो लोगों के नायक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा कर दिया गया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मौजूदा समय में इन तमाम हादसों, दुर्घटनाओं या त्रासदी के बीच, इस संकट के बीच गायब हो जाता है। तो क्या देश की जनता देखना नहीं चाहती है? और अब इसको नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स भी समझ गई, जांच एजेंसियों को संभाले हुए लोग भी इस बात को समझ गए। क्या सच में ऐसी परिस्थिति अब आ गई है? और ये परिस्थितियां अगर आ गई है तो ये बहुत सारे नए सवालों का जन्म देती है। और उन सारे सवालों के ऊपर बात करने से पहले कुछ तथ्य हमको लगता है कि आज भारत देश के भीतर में जो स्थिति है उस बात को समझना चाहिए, क्योंकि बाकायदा एक सीएजी की रिपोर्ट रेलवे को लेकर के आती है। सीएजी की रिपोर्ट आती है, उससे पहले बताया कि 66 दिन सरकार के हो गए, 17 रेलवे एक्सीडेंट हुए, लेकिन रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं इस पे कहा। वहीं सीएजी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि करीब करीब 1,03,395 करोड़ के घाटे में पूरा का पूरा रेल के भीतर जो काम होना था वो नहीं हुआ, नहीं चल रहा है। यानी ये कहे कि ट्रैक तक जो रिन्यूअल होने थे वो अभी इस दौर में नहीं हो पाया। और सीएजी ने पुराने डाटा के बारे में भी जिक्र किया कि 2020-21 को साल को देखे तो एलोगेशन किया गया था रेलवे विभाग को 58,459 करोड़ रुपए, लेकिन रेलवे ने खर्च किया है 671 करोड़ रुपए। बाकी वंदे भारत ट्रेन में लगा दिया गया। और वंदे भारत ट्रेन जैसे दिल्ली से कानपुर पहुंच रहे हैं, वंदे भारत का टिकट अगर आप कटाएंगे तो आपको लगेगा 1,115 रुपए। सामान्य तौर पे अगर आप देखते हैं तो 300 रुपए में आप वहां पहुंच जाते हैं सामान्य तौर पे। यानी एक प्रॉफिट की परिस्थिति में मौजूदा सरकार अगर कॉर्पोरेट भावनाओं के साथ काम करने लगे और धीरे धीरे करके कॉर्पोरेट के हवाले ही सब कुछ देश की संपत्ति करने की दिशा में आकर खड़ी हो जाए, तो इसका संदेश पहली बार बहुत साफ है कि मौजूदा सरकार एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो इस बात को जानती है कि पैसे के आश्रय ही मौजूदा सरकार चलेगी, पार्टी चलेगी। और इस भारत देश के भीतर को चलाने वाले कॉर्पोरेट को भी मुनाफा चाहिए, तो मुनाफे के आधार पर तमाम सारे पॉलिसी इस दौर में बनाए गए। और जब जब संकट आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गए। और इस दौर में जिन मंत्रियों ने, जिस मंत्रालय ने जो भी सवाल किए, उन सारे सवालों के अक्ष तले अगर आपके मन में एक बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई, अनुराग ठाकुर ने संसद के भीतर उनसे जाति पूछ लिया, तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बैठक के भीतर यह भी चर्चा निकल करके आती है कि जाति के संवेदनशील मसलों से बचना चाहिए, और आप अगर नहीं बचेंगे तो आपकी पूरी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे ढह जाएगी, क्योंकि इस भारत देश की सच्चाई जाति व्यवस्था है। तो क्या ऐसे में अनुराग ठाकुर चुप हो गए? संसद के भीतर ही
जिस तरीके से अश्वनी वैष्णव ने रेल का जिक्र किया था, आपने देखा होगा, और कहा कुछ नहीं आप कर पाए, हमने ये कर दिया, हमने फलाना किया, हमने ढपाना किया। इस देश की आम जनता जानती है कि रेल जो इस देश की लाइफलाइन है, रीढ़ है, वो डगमगा चुकी है, डिरेल हो चुकी है। तो जवाब तो जनता को देना है। जनता उन सारे सवालों को लेकर के अपने क्षेत्र के सांसदों से पूछताछ करती है और भारतीय जनता पार्टी से पूछती है, तब जवाब आप कैसे देंगे? उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। इसी दौर में, मौजूदा दौर में सरकार ने सोच लिया कि हम तो किसी भी हाल में बंदिश लगा देंगे सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया को लेकर के जंजीर तैयार कर दी गई, एक बिल तैयार कर लिया गया और बिल अपने लोगों में बांट भी दिया गया। पार्लियामेंट्रीज को नहीं मिला, जो उसके स्टेक होल्डर थे उनको नहीं मिला। तो आखिर में कल देर शाम ये कहा गया कि हम जो बिल ला रहे थे ब्रॉडकास्ट बिल, उस पर वापस लेते हैं। जो मीडिया को लेकर के बिल आ रहे थे, हम दोबारा से मशक्कत अक्टूबर के महीने से शुरू करेंगे। यानी ये कहे इस भारत देश के भीतर में लोगों की क्या सोच है। अब उस सोच का दबाव मौजूदा सत्ता पर पड़ रहा है, उस सोच का प्रभाव विपक्ष के ऊपर भी पड़ रहा है। और शायद यही पहली वजह है कि पहली बार कांग्रेस के नेता ये बात कहने से चूक नहीं रहे, यदि कोई अपराध हमने किया है तो आप कार्रवाई हमारे खिलाफ कर दीजिए। न केवल कांग्रेस के खिलाफ बल्कि इंडिया गठबंधन के भीतर से भी कोई भी आरोप किसी पर अगर है तो आप कार्रवाई कीजिए, आप सत्ता के भीतर है। लेकिन अगर आप सत्ता में रह करके गड़बड़ी करते हैं तो इसकी जांच कौन करेगा? अब ये सवाल कांग्रेस खुल करके उठाने लगी है। देखिए, That's why, brother, we are telling to the government, we are requesting to the government, if there is any conspiracy, let it be also inquired. Why? Huh? We are not ready to face that inquiry. If any conspiracy from the India parties are there, let them inquire that also. Why are they running away from the inquiry? This is the one of the most important corruption charges which affected the credibility of the country. आप कह सकते हैं कांग्रेस के तेवर इस दौर में करें। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को पहली बार राहुल गांधी एक ऐसी छवि के साथ मिले हैं जहां पर वो सीधे सीधे निशाने के ऊपर लेने से चूकते नहीं हैं सत्ता को, उनकी मंत्रियों को, उनकी नौकरशाही को। और इस दौर में मीडिया पत्रकार को लेकर के 2nd of August, throughout the country, in state headquarters, we will garage of the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will garage of the ED office in each state capital. लेकिन इन सब के बावजूद भी अब उस मीडिया पत्रकार को जरूरत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की है। इस भारत देश की नौकरशाही राहुल गांधी के बात को लगभग समझने लगी है। इस भारत देश की जांच एजेंसियों के भीतर भी कई सारे सवाल मौजूदा वक्त में उठने शुरू हो गए हैं। और सवाल केवल इतना भर नहीं है कि मौजूदा सरकार के तौर तरीकों के आप बारीकी से अगर तब्दील करना चाहे, समझना चाहे, तो इस दौर में ध्यान दीजिएगा कि रेल मंत्रालय की तरफ से इस दौर में कैबिनेट में 8 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। हम 3 प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिससे एक चद्दर फिर चढ़ जाएगा। उलीपुर से धोरेबाज ओडिशा के जो एक ट्रेन है, उलीपुर से गोरखपुर का जो पूरा रास्ता होता है, ये 1994 के भीतर सैंक्शन किया गया था रूट को। लेकिन इस दौर में कॉरपोरेट का खनिज संसाधनों को लेकर के जो दबाव मौजूदा सरकार पर आया